हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है वहाँ तक के अपने सारे टॉपिक्स कर लिए थे। अब अपन स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना अपने नेट गेट के परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है, या कहूँ जो भी अदर केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जितना भी अपन मोल कॉन्सेप्ट यूज़ में लेते हैं उतना अपन आज सीख लेंगे। एक नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीख लें, तो 2 लेक्चर में अपन इसको खत्म कर देंगे मोल कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, बाकी एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पर अपन टोटली अपन क्वेश्चन ही करेंगे इन मोल कॉन्सेप्ट्स पे ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन अपने जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पर, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो या फिर आप नेट गेट के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट होता है वो यूज किया जाता है, यूज्ड टू काउंट, गिनने के लिए। किसको गिनने के लिए, किसको काउंट करने के लिए? पार्टिकल्स को। पार्टिकल को काउंट करने के लिए अपन मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब पार्टिकल से मेरा क्या मतलब है? पार्टिकल में कंसिडर होते हैं मेरे एटम्स भी, पार्टिकल में कंसिडर होंगे मेरे आयंस भी, पार्टिकल में कंसिडर होंगे मॉलिक्यूल्स भी, और पार्टिकल में कंसिडर होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मोल कॉन्सेप्ट है, या कहूँ जो मोल वर्ड है, ये एटम्स के लिए भी वैलिड है, ये आयंस के लिए भी, ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी, और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी वैलिड है। इन चारों के लिए ये मोल वर्ड यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपन डायरेक्ट अपने अप्रोच की बात करते हैं। देखिएगा, एक मोल जो होता है वो किसके इक्वल होगा? अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर Na के इक्वल वो होता है, और ये इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 गुणा 10⁻23 पार्टिकल। मैंने लिखा आगे पार्टिकल। अब मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि ये एटम है, ये आयंस हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, मैंने सिर्फ वर्ड यूज़ किया है पार्टिकल। अब यहाँ एटम्स भी हो सकते हैं, यहाँ आयंस भी आ सकता है, यहाँ मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करेगा कि आप मोल किसके ज्ञात कर रहे हो, आप मोल किसके ज्ञात कर रहे हो, उसी पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, यहाँ जैसे एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी अब आप 1 मोल या कहूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल ज्ञात कर रहे हो। किसका कर रहे हो? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। किसका ज्ञात कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स का आप ज्ञात कर रहे हो। तो यानी वैल्यू तो 1 मोल की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पार्टिकल के बेस पर क्या आ जाएगा, पैलेस पे क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ अपन पार्टिकल नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अपने को पार्टिकल पता चल गया क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पार्टिकल है। अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल ज्ञात कर रहे हैं, तो वैल्यू तो 1 मोल की फिक्स ही रहेगी, वैल्यू तो यही रहेगी। लेकिन आगे अपन क्या लिखेंगे? आगे अपन लिखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक लग रही है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। ठीक है, आगे आप जब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगी। ऐसे में अगर आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा, तो 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा? वही 1 मोल तो इक्वल इसी के होता है, वैल्यू तो यही अपने निकल के आती है। ठीक है, लेकिन आगे क्या है मेरा? NaCl है। अपन NaCl के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? NaCl पार्टिकल। आई बात समझ में? किसके लिए निकाल रहे हैं? वही इस नंबर के, इस अवोगाद्रो नंबर के आगे लग जाएगा। ठीक है, NaCl के लिए याद करो तो NaCl आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे में अगर आपको कहूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, तो भी मैं यही लिखूंगा 6.02 इंटू 10⁻23। आगे क्या आ जाएगा? कार्बन एटम, क्योंकि मैं किसके लिए 1 मोल निकाल रहा हूँ? कार्बन एटम के लिए। तो वो बात आपको सिंपल सी बात है। अगर आपको वहाँ अगर कोई आयन आ जाए, सपोज लिखा जाए कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन कितने के इक्वल होगा, तो होगा इतने के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन आगे क्या लग जाएगा? कैल्शियम प्लस 2 आयन लग जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ 1 मोल और किस किस यूनिट्स के, या कहाँ कहाँ 1 मोल ज़्यादा यूज होता है, या 1 मोल किस किस के इक्वल होता है। 1 मोल जो होगा मेरा इक्वल होगा एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है। एटॉमिक मास मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 1 मोल इसके इक्वल तो होता ही होता है, और 1 मोल किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास। जैसे सपोज आपको कोई एटम दिया हुआ है, तो उस एटम का जो मास होगा उसके इक्वल होगा। ऐसे ही 1 मोल इक्वल हो सकता है मॉलिक्यूलर मास के भी। अब मॉलिक्यूलर मास के इक्वल कब होगा? जब आपको मॉलिक्यूल दिया होगा।
ठीक है, जब आपको क्या दिया होगा, मॉलिक्यूल दिया होगा, तब 1 मोल उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही 1 मोल इक्वल होगा फॉर्मूला मास के भी, ठीक है। जब आपको फॉर्मूला मास दिया हो, या फिर कहूँ फॉर्मूला मास जो जनरली यूज किया जाता है वो आयनिक स्पीसीज के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? आयनिक स्पीसीज के लिए। आयनिक स्पीसीज जनरली जानते हो, पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में NaCl, KCl वगैरह जो भी आयनिक स्पीसीज हैं, ठीक है, जो भी सॉलिड्स हैं उनकी बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। जो आयनिक स्पीसीज हैं उनके लिए फॉर्मूला मास यूज में लेते हैं, और अपना 1 मोल है वो फॉर्मूला मास के भी इक्वल होगा। ऐसे अपना 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होता है, और ऐसे अपना 1 मोल एटॉमिक मास के भी इक्वल होता है, और अपना 1 मोल अवोगाड्रो नंबर के भी इक्वल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। इस पर अपन करेंगे क्वेश्चंस, डोंट वरी, अपन इस पर क्वेश्चंस या छोटे छोटे एग्जांपल्स करेंगे जिससे अपने को ये समझ में आए कि अपन ये एक्चुअल में लिख क्या रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी देर रुकिए आप। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का 22.4 लीटर किसके इक्वल होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 मोल ऑफ दैट गैस, जो भी गैस आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे मैं बात करूँ 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। आई बात समझ में? ऐसे अगर आप लिख रहे हो 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो भी आप गैस यहाँ पे यूज में ले रहे हो, ठीक है, उस गैस के लिए क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ दैट गैस हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे CO2 गैस ले रहे हो, CO2 गैस का 22.4 लीटर किसके बराबर होगा? तो CO2 गैस का 22.4 लीटर बराबर होगा 1 मोल ऑफ CO2 गैस, यानी उस CO2 गैस के 1 मोल के इक्वल होगा। आई बात समझ में? या कहूँ CO2 गैस का 22.4 लीटर किसके बराबर होगा? CO2 गैस के 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। और जहाँ 1 मोल की बात आ जाती है वहाँ ये नंबर तो लिखते हैं, और आगे मैंने लिख दिया पार्टिकल ऑफ दैट गैस। पार्टिकल ऑफ दैट गैस से मतलब है कि आप जैसे CO2 गैस ले रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा? पार्टिकल की जगह CO2 आ जाएगा, CO2 गैस लिख दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन गैस यूज कर रहे हो, अगर आप लिख रहे हो कि नाइट्रोजन गैस का 22.4 लीटर किसके बराबर होता है, अगर आपसे कोई पूछे, तो नाइट्रोजन गैस का 22.4 लीटर इक्वल होगा नाइट्रोजन गैस के 1 मोल के इक्वल, साथ में ही इक्वल होगा 6.02 गुणा 10 की पावर 23 नाइट्रोजन गैस के भी, क्योंकि अपन पार्टिकल कैसा ले रहे हैं? नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पार्टिकल की जगह नाइट्रोजन आ जाएगा, और गैस यूज में ले रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो वहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों चीज़ों के मीनिंग्स एक ही हैं, एक ही मीनिंग निकल के आ रहे हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको पहले भी मेरी यूनिट कन्वर्जन के टाइम में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस में। STP NTP, STP मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और इसमें टेम्परेचर प्रेशर कौन सा होता है? टेम्परेचर होता है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को अपन क्या लिख सकते हैं? 273 केल्विन भी। ऐसे ही प्रेशर के लिए बात आए तो प्रेशर मेरा 1 atm, तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm हो, या कहूँ टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm हो, तब वो कंडीशन होती है मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, मानक अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? वो मेरी मानक अवस्था होती है, बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे बात आए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो कंडीशन कैसी होगी? वहाँ जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या कहूँ 298 केल्विन, और प्रेशर मेरा क्या होगा? 1 atm। तो जब ये 2 टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे हों, तब वो कंडीशन होती है मेरी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये 3 चीज़ें अलग से बता रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ जो अपना अप्रोच समझी कि 1 मोल किस किस के इक्वल होता है, 1 मोल कैसे किस किस के इक्वल होता है, या 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस वगैरह, इनका अपन कैसे लैंग्वेज में अपन कैसे लिखेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कहीं भी क्वेश्चंस करना हो मोल कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहले आपको इस टाइप की लैंग्वेज बनानी ज़रूरी है। इस टाइप की लैंग्वेज बना के ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल ऑफ, जैसे एग्जांपल है 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होगा। जैसे अपन लिखें 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल हो सकता है, किस किस चीज़ के इक्वल हो सकता है। तो मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ कार्बन मैं लिख सकता हूँ 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम, है कि नहीं। यहाँ पे आप कार्बन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोटेशन शो कर दिया, आप कार्बन लिख दीजिएगा, कार्बन एटम, है कि नहीं है? होगा, क्योंकि यहाँ क्या है भाई, अकेला एटम ही तो है, मॉलिक्यूल थोड़ी ना। मॉलिक्यूल तो तब बनता है जब 2 या ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट मतलब एटम है, तो यहाँ नीड नहीं है कि आपको एटम ही लिखा हुआ मिले। आपको देखना है यहाँ जैसे आ जाए हाइड्रोजन लिख दूँ,
तो हाइड्रोजन क्या है, एटम ही है। लेकिन H2 लिख दूँ इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन चुका है, क्योंकि इस H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड हुए हैं तब जाके H2 बना है। और जब 2 एटम या ज़्यादा एटम्स आपस में अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं, तब क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है, वो एटम ही है, ना कि मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आयन होता तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ चार्ज होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल हो गया मेरा 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, ठीक है। ये तो अपन ने पहला जो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा था, या जो एग्जाम्पल की, इसके बेसिस पर हो गया। अब सेकंड बात, 1 मोल और किस किस के इक्वल हो सकता है। 1 मोल एटॉमिक मास के भी इक्वल हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास के भी और फॉर्मूला मास के भी। यहाँ अपने पास एटम है, ठीक है, ना कि मॉलिक्यूल। तो 1 मोल क्या हो जाएगा, इस एटम के एटॉमिक मास के भी इक्वल हो जाएगा। यानी इसी के आगे मैं बराबर लिख के या इक्वल में एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ, इस कार्बन एटम के एटॉमिक मास के इक्वल भी हो जाएगा मेरा 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। जनरली क्या लिखते हैं, 12 ग्राम अपन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 12 ग्राम अपन लिखते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि कार्बन मेरा एटम है और एटम का एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस एटम के 1 मोल के इक्वल होगा। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है, कि 1 मोल होगा किसी भी एटम का, पार्टिकल का, आयन का, या किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो वो 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक। एटम अगर आपको दिया है तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको वहाँ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको कोई आयनिक स्पीसीज दी हुई है तो उसके फॉर्मूला मास के इक्वल हो जाएगा। कौन, 1 मोल उस कंपाउंड का, उस आयन का, उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का। आप सेकंड एग्जांपल से आप समझ जाओगे थोड़ा और अच्छे से। जैसे है 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है, जनरली वही 6.02 इंटू 10⁻23 CO2। अब बताओ मॉलिक्यूल लिखूँ या एटम लिखूँ। एटम अगर लिखता तो यहाँ या तो कार्बन ही होता सिर्फ, या सिर्फ कोई एक ऑक्सीजन ही होती। यहाँ तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम और एक कार्बन का 1 एटम, यानी 3 एटम्स आपस में मिले हैं। तो एटम्स जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। तो ये CO2 क्या है, मेरा कोई एटम नहीं है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जनरली चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो CO2 मॉलिक्यूल भी, और ना भी दिया हो तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ आपको, ठीक है। CO2 क्या लिख दूंगा आगे, मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा मेरा 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। और यही किसके बराबर हो जाएगा, यही जो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है यही किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के भी, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल आ चुका है, अब आपका एटम नहीं है, ठीक है। एटम हो तो एटॉमिक मास लिख देना, मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है या मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास अपन निकाल सकते हैं आसानी से। CO2 कार्बन कितना होता है, कार्बन 12, ठीक है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 है और अपने पास कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये वैल्यू जो निकल के आएगी 44, जिसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास भी अपन बोलते हैं, ठीक है, अणुभार वगैरह। तो बात है वही है, चीज़ें कुछ भी अलग नहीं है, बस उनकी नाम ही चेंज है। एटम दिया तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल मिल गया तो मॉलिक्यूलर मास, बस सिंपल है, चीज़ वही है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। यानी 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स किस किस के बराबर हो सकता है, 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स के भी इक्वल हो सकता है, और यही इक्वल हो सकता है 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल के भी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसे ही आ जाए, जैसे थर्ड एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ NaCl। अब NaCl मेरा क्या है, आयनिक सॉलिड है, ठीक है। NaCl मेरा क्या है, आयनिक सॉलिड। जनरली क्वेश्चंस में आपको मेंशन करा हुआ मिलता है कि ये CO2 मॉलिक्यूल है, ये एटम है, या फिर ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है। उस चीज़ की तो अपने को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, तो सबसे पहली बात तो यह है, इसी के इक्वल हो जाएगा 23 NaCl पार्टिकल्स, ठीक है। NaCl के पार्टिकल्स हो जाएंगे, और यही किसके बराबर हो जाएंगे। मैंने क्या बताया, NaCl मेरा क्या है, आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, फॉर्मूला मास यूज में लेते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला मास के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे CO2 निकाला, मतलब एक्चुअल में है क्या,
आपको मोलिकुलर मास ही ऐड करना है इनका। आपको क्या ऐड करना है? इनका मोलिकुलर मास ही आपको ऐड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे NaCl के लिए सोडियम कितना होता है 23 और क्लोरीन कितना होता है 35.5, ठीक है। इनका क्या होता है? मोलिकुलर मास होता है। तो मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, बस नाम ही अलग है, बाकी करना क्या आपको, बाकी इनके जो भी अणु भार हैं उनको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। CO2 में भी अपन ने अणु भार ही ऐड किए हैं, कार्बन का भी अपन ने अणु भार ही लिखा है डायरेक्ट। तो चीज़ें तो वही हैं, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी लगभग 58.5 ग्राम, क्या आ जाएगी 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। आई बात समझ में? यानी 1 मोल ऑफ NaCl किसके बराबर है? 6.02 × 10⁻23 NaCl पार्टिकल के भी, और यही इक्वल है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl भी। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको मोल कॉन्सेप्ट के लिए कि आपको एलिमेंट्स के, आपको एटॉमिक मास या सॉरी मोलिकुलर मास आपको पता हो, ठीक है। क्या पता हो? मोलिकुलर मास आपको पता हो, अणु भार वगैरह आपको पता हो, या जनरली जो द्रव्यमान संख्या अपन निकालते हैं वो आपको उसका अगर नॉलेज है तब आपके लिए यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। बस फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट उनको ऐड ही करना है, ठीक है। तो ये बात, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एटम का आपको दिया हो मोलिक्यूल या फिर कोई आयनिक कंपाउंड का, आपको इस फॉर्म में उसको सबसे पहले लिखना है, इस फॉर्म में आपको सबसे पहले लिखना है। ये फॉर्म अगर आप बना देते हो तो इसके आगे तो काम बेहद ही आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चलिए अपन एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि अपन कैसे इजी वे में निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं, देखिएगा, इसी चीज़ को अपन रिवर्स भी बोल सकते हैं। कैसे रिवर्स बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम बराबर है मेरा 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम्स के, या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम मेरे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल। दोनों चीज़ें पहले, क्योंकि इक्वल का साइन लगा तो सारी चीज़ें आपस में इक्वल है, ठीक है। ये भी इसके इक्वल है, ये उसके भी इक्वल है। ऐसे यह जो चीज़ है ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो इक्वल का साइन लगा, तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मेरा बराबर होगा 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल के भी। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ 40 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मेरा इक्वल होगा 6.02 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल के भी इक्वल होगा। आई होप आई बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये तो जैसे मैं बोल दिया मैंने कि 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल बराबर होगा 6.02 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल के। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना होगा, तो आप आसानी से इसी लैंग्वेज में, आप अगर किसी भी क्वेश्चन को आप इसी लैंग्वेज में लिख देते हो, फिर तो काम बहुत ईजी हो जाता है। आपसे पूछे कि 1 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल कितना होगा, 1 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल कितना होगा, तो आपको तो नहीं पता। डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछे 1 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, आपको तो नहीं पता, नहीं ध्यान में 1 ग्राम कहाँ से आ गए, कैसे निकालें। तो सबसे पहले ज़रूरी है मोल कॉन्सेप्ट, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको इस लैंग्वेज में आप उसको बनाओ, ठीक है। इस लैंग्वेज में अगर आप बना पाते हो तब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कि 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मेरा बराबर है इतने मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ से 1 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने अणु होंगे वो आप निकाल सकते हो। कैसे? इसको इधर डिवाइड कर दोगे 44 को, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। 1 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इतने CO2 मॉलिक्यूल्स के इक्वल, यानी 1 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे घुमा फिरा के, छोटे मोटे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं बेसिक से, ठीक है। थोड़े जैसे 11th-12th के लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़े बेसिक से, लेकिन नेट गेट के लिए अपन थोड़े हायर क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ कुछ अलग अप्रोचेस भी लगेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अपन थोड़ा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इस 22.4 लीटर, या कहूँ जो स्टैंडर्ड जो कंडीशन है, देखिए 22.4 लीटर भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो मैं बताना भूल गया आपको। 22.4 लीटर भी मेरी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर तो अपन ने देख लिया, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मेरा होगा 22.4 लीटर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर प्रेशर देख लिया, वॉल्यूम मेरा होगा 22.4 लीटर, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस पर भी अपन बेस्ट एक क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं इसकी क्या अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हैं वैसे, लेकिन अगर आप इनकी लैंग्वेज पढ़ोगे क्वेश्चंस की तो आपको शायद ये ऐसा लगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं, सोल्व नहीं होंगे या कुछ भी, लेकिन इनकी लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा है अभी तक उसी पर बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी CO2 मॉलिक्यूल जो अपना है उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा,
ठीक है, या CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अपन, तो मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चंस करो उनमें सबसे पहले आप वो लैंग्वेज बनाओ आप, ठीक है। जैसे लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज से मीनिंग क्या है, मैं चीज़ लिख सकता हूँ, देखिए क्या चीज़ लिख सकता हूँ, 6.02 इंटू 10⁻23 जो CO2 मेरे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात आपको लिखने की बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया CO2 तो अपना मॉलिक्यूल ही है। 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे, खुद सोचिए किसके इक्वल होंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये चीज़ लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताइए आप। अभी तक जितना आपने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में उस बेस पर अपन ये चीज़ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं अपन आसानी से कि 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे मेरे 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब वही बात 44 कहाँ से आया, इसका अपन ने क्या लिखा है, एटॉमिक मास के इक्वल लिख दिया है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास के इक्वल लिखा है, ठीक है, सीधी सी बात है। अभी पीछे किया भी अपन ने, कार्बन के अपन 12 मॉलिक्यूलर मास लेते हैं और ऑक्सीजन का 16 है और 2 ऑक्सीजन है तो 32 वो और फिर 12 ये है तो 44 हो जाता है। तो ये 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो अपन ओबियस अपन जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, अपने को निकालना है, या फिर इससे आपको क्या समझ आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि इतने जो मेरे CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास कितना आ रहा है, उनका मास आ रहा है 44 ग्राम। अब क्वेश्चन अपने आप इजी हो गया है, इतने मॉलिक्यूल्स CO2 के 44 ग्राम वेट रखते हैं, कहूँ 44 ग्राम मास रखते हैं। अपने को निकालना है CO2 का एक मॉलिक्यूल का मास, और अपने को पता है इतने मॉलिक्यूल का मास, तो सिंपल है, इतने मॉलिक्यूल इतना मास रखते हैं 44 ग्राम, तो एक CO2 मॉलिक्यूल कितना रखेगा, ऑब्वियस बात है अपन इससे डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस ये हो जाएगा। आई कि नहीं ये बात समझ में भाई। क्या किया अपन ने, इतने मॉलिक्यूल 44 ग्राम रख रहे हैं मास, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल इतने CO2 के मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स 44 ग्राम मास रखते हैं। आपको निकालना है 1 मोल ऑफ CO2, तो अपन आसानी से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ भी सकता है, जैसे यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल का मास पूछ ले, ठीक है, तो आप इसको फिर से किससे गुणा कर दोगे, 10 से गुणा कर दोगे तो वो 10 मॉलिक्यूल का आ जाएगा। 5 का पूछे तो 5 का निकाल सकते हो। तो ऐसे ही आपको क्या, आप ये चीज़ तो बनाओगे, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है कि आपसे आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है, आखिर आपसे पूछ क्या रहा है, वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट इसको आप सोल्ट आउट कर लेना, इसकी वैल्यूज़ को 10 टू द पावर ये ऊपर जाएगी तो कितना बचेगा 44, नीचे 6.62, इधर आ जाएगा 10 टू द पावर -23 ग्राम। आई बात समझ में, थोड़ा इसको भी आप सोल्ट आउट कर लेना, लगभग 7 के समथिंग या 6 पॉइंट के समथिंग या 7 के समथिंग इसका आंसर आएगा। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स में मान के चलता हूँ 7 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, यानी CO2 के एक मॉलिक्यूल का जो वेट मास आएगा वो कितना आएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिएगा यहाँ फंसने का यही रूल है, N2 लिखा हुआ है, N2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल है, एटम है, गैस है, क्या चीज़ है। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन N2 आर प्रेजेंट इन 22.4 लीटर या 22.4 लीटर ऑफ N2 एट STP। अब कहीं ना कहीं लीटर आयतन वगैरह की बात आ चुकी है, आयतन की बात आ चुकी है, तो मेरी क्या है, गैस है, ठीक है, या फिर आप इसको मॉलिक्यूल, गैसीय मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, गैसीय मॉलिक्यूल, एटम नहीं है क्योंकि N2 लिख दिया है। अगर एटम होता तो सिर्फ आपको इतना लिखता, N2 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम्स मिलकर एक N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। आई बात समझ में। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि 22.4 लीटर जो नाइट्रोजन है, N2 है, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी N2 के 22.4 लीटर वॉल्यूम आयतन में कितने एटम्स N2 प्रेजेंट होंगे। तो फिर से भैया आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज ही बनानी है। लैंग्वेज कैसे, आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं। बताइए 22.4 लीटर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे। अपन लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स
होंगी कि नहीं होंगी, बोलिए भी। लिख सकते हैं अपन, बेसिक लिख सकते हैं। 22.4 लीटर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे? 6.02 × 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे। बीच में मैंने एक वर्ड और लिखा था पीछे 1 मोल, तो वो 1 मोल ही तो इसके इक्वल होगा, सीधी सी बात है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने पीछे स्टार मार्क करके वो सारी चीज़ें लिखवाई थी, ताकि आपको अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज लिखने, पहले लाइन लिखने में, चाहे वो ये लाइन हो चाहे वो ये लाइन हो। आपको इस टाइप की लैंग्वेज बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इतना तो मैंने लिख दिया, यानी 22.4 लीटर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो किसके इक्वल होगा? इतने मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, या कहूँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के 22.4 लीटर में इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अपने को क्या निकालना है? अपने को इतने ही वॉल्यूम में नाइट्रोजन के एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, एटम्स चाहिए। अब तो गड़बड़ हो गई, अपने तो मॉलिक्यूल्स देखें, एटम्स कैसे निकालें? तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन मेरा मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन जो मेरा मॉलिक्यूल है ये रखता है 2 एटम, दिख रहे होंगे आपको, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन रख रहा है कि नहीं रख रहा? भाई नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में, ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और इसमें प्रेजेंट है मेरे पास 2 नाइट्रोजन के एटम। तो जब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम नाइट्रोजन हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? इससे 2 गुने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि देखिए एक मॉलिक्यूल में है 2 नाइट्रोजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे? 2 गुने ही होंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो ऐसे मैं सिंपल वे में लिख सकता हूँ, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था N2। अब मैं क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूल नहीं, अब मैं लिखूंगा एटम्स। अब मैं क्या लिखूंगा? एटम्स। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन है उसमें कितने एटम्स होंगे? इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक में कितने हैं? 2 नाइट्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 नाइट्रोजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 2 गुना। तो बात आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक सा एक क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज में फंसा रखा और कुछ भी नहीं है, बेसिक ईजी सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चंस अप्रोच करना आना चाहिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। पूछ क्या रहा है? पूछ आपसे एटम्स रहा है, दे रखे हैं, आप निकालोगे मॉलिक्यूल लैंग्वेज के हिसाब से, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आप कन्वर्ट किस में कर दोगे? एटम्स में। आए बात समझ में? ऐसे इस क्वेश्चन में भी था, कुछ खास नहीं था। आपको इतने मॉलिक्यूल का मास आपको पता है 44 ग्राम होता है। यही क्वेश्चन चेंज भी कर दिया जाए, सपोज यहाँ NaCl लिख देता, SO2 लिख देता, कुछ भी वैल्यू लिख देता, सपोज जैसे N2 नाइट्रोजन गैस लिख देता, सपोज जैसे यहाँ पे लिख देता नाइट्रोजन। आपसे पूछ लेता कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आपको पता है इतने जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे वो कितना मास रखते हैं? N2 एक नाइट्रोजन का एक एटम 14 एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास रखता है। तो नाइट्रोजन की 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो कितने हैं? 2 एटम्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में? और आपको निकालना है एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मास, तो 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना मास रखेगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28। बाकी ये तो डिवाइड होगा ही, इससे आसानी से आप सोल्व आउट कर सकते हो इन्हीं वैल्यूज़ को। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट का थोड़ा एक बेसिक से क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अपन बेसिक से मोल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आएंगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ये एक मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक पार्ट था, जहाँ अपन मोल को ही कन्वर्ट करना सीखते हैं, मोल की लैंग्वेज बनाना सीखते हैं अपन, ठीक है। अब अपन सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। क्या सीखेंगे अपन? मोल कॉन्सेप्ट। ये अपना रियल है, रियल तो ये भी था, लेकिन रियल से मेरा मतलब है कि यहाँ से अपन थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट और ग्रो करेंगे और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर सीखना स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। और आपको पता है सॉल्यूशन में क्या होता है अपने पास? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, या कहूँ सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन में अपन बात करते हैं, आप 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस, जनरली इन सॉल्यूशंस में आप 2 टाइप की वर्ड्स पढ़ते हो। एक वर्ड पढ़ते हो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कंसंट्रेशन के बेस पर आप 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हो, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड।
आई बात समझ। दो टाइप के सॉल्यूशन आप पढ़ते हो, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है, और इसी के साथ साथ कंसंट्रेशंस कितने टाइप्स के अपन पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। कंसंट्रेशन से मेरा मतलब है जैसे मोलरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, इन सभी के बारे में भी अपन सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, या कहूँ जो मोल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो अपन पूरा कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स के साथ। बाकी जो टोटल एग्जांपल्स हैं इन पर बेस्ट थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको करने में आपको मज़ा आएगा। अप्रोच यही लगेंगी, मैं फिर कह रहा हूँ अप्रोचेज यही लगेंगी, यहीं से अप्रोचेज स्टार्ट होंगी। तो ये बेसिक है, ये भी आपको आना चाहिए, और साथ में यहाँ जो अपन फॉर्मूला सीखेंगे वो भी आपको आने चाहिए, तब जाके मोल कॉन्सेप्ट एकदम ईजी बन जाएगा। तो कुछ हार्ड लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और मोल बेसिक एक मोल किस किस क्वांटिटीज़ के इक्वल होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।